हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट क्लास में बात कर रहे थे प्रक्षेप्य गति और आप लोगों ने बोला था कि जब हम किसी कण को गुरुत्वीय क्षेत्र में क्षैतिज से कुछ कोण बनाते हुए फेंकते हैं तो कण की यह गति प्रक्षेप्य गति कहलाती है। तो आपने बोला यह प्रक्षेप्य गति नियत त्वरण से द्विविमीय गति का एक अच्छा सा उदाहरण है। और इस द्विविमीय गति को हम लोगों ने क्या कर दिया था, इस नियत त्वरण से द्विविमीय गति को हमने क्या कर दिया था, दो एक विमीय गति में तोड़ दिया था। एक तो क्षैतिज दिशा में और एक ऊर्ध्वाधर दिशा में। क्षैतिज दिशा वाली जो गति थी वो एक समान गति थी और ऊर्ध्वाधर दिशा वाली जो गति थी वो एक समान त्वरित गति थी। हमने इस प्रक्षेप्य गति में प्रक्षेपण गति का एक केस देख लिया था कि जब हम किसी प्रक्षेप्य को फेंकते हैं तो प्रक्षेपण बिंदु और जिस बिंदु पर जाकर वो गिर रहा है दोनों का क्षैतिज तल समान है। अर्थात हम यूं बोल सकते हैं कि हमने जमीन से फेंका और प्रक्षेप्य बोले तो कण जमीन पर ही आकर गिरा। आज हम फिर प्रक्षेप्य गति का एक एग्जांपल देखेंगे, एक केस देखेंगे, लेकिन आज हम प्रक्षेप्य को किसी ऊंचाई से फेंकेंगे और वो नीचे जाकर गिरेगा। बोले तो प्रक्षेपण बिंदु से जो आप क्षैतिज तल खींचेंगे और जिस बिंदु पर जाकर वो गिरेगा दोनों का क्षैतिज तल समान नहीं होगा। तो आज अपन बात करते हैं किसी ऊंचाई से प्रक्षेप्य गति, किसी ऊंचाई से प्रक्षेप्य गति। तो मान लीजिए ये एक मीनार है, ये एक बिल्डिंग है जिसकी ऊंचाई आपको दी गई है। ये एक बिल्डिंग है, इसकी ऊंचाई आपको दे रखी है कि इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, कैपिटल H। ये जमीन से कितनी हाइट पर है, कैपिटल H हाइट पर। अब आप क्या करते हैं, इस बिल्डिंग पर छत पर जाकर कण को बोले तो प्रक्षेप्य को फेंकते हैं। अब फेंकने के तरीके भी अलग अलग है क्योंकि हम हाइट पर चल गए। तो हम हाइट पर चल गए तो हम इस प्रक्षेप्य को अलग अलग तरीके से फेंक सकते हैं। एक तो छत पर जाकर हम इसको ऊपर की तरफ फेंकें, एक छत पर जाकर बिल्कुल क्षैतिज में फेंकें और एक छत पर जाकर नीचे की तरफ फेंकें। तो इसके अंदर भी पहला केस, जब प्रक्षेप्य को किसी ऊंचाई से ऊपर की ओर फेंका जाए। तो अपन बात करें जब प्रक्षेप्य को किसी ऊंचाई से ऊपर की तरफ आपने फेंक दिया तो क्या होगा, मतलब समझने की कोशिश करते हैं। तो भैया लोगों, ये आपकी जमीन है, धरातल है, ठीक है। ये बिल्डिंग है, कोई मीनार है या कोई बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग पर आप ऊपर चढ़ जाते हैं। इस बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है, H है। और आप यहां से किसी कण को, प्रक्षेप्य को क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए ऊपर की तरफ फेंकते हैं। तो आप क्या करते हैं, किसी कण को क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो यह कण ऊपर भी चलेगा और क्षैतिज दिशा में आगे भी जाएगा और गति करता हुआ फिर ये जमीन पर यहां पर आकर मिलेगा। तो अब की बात, प्रक्षेपण बिंदु का क्षैतिज तल बोले तो जिस क्षैतिज तल पर प्रक्षेपण बिंदु है और जिस तल पर वो आकर गिरा है, जिस बिंदु पर आकर वो गिरा है, तो वह जो क्षैतिज तल है वो दोनों अलग अलग है। बोले तो प्रक्षेपण बिंदु जिस क्षैतिज तल में और जिस बिंदु पर वह आकर गिरा है वह बिंदु जिस क्षैतिज तल में, दोनों अलग अलग है। तो आपने क्या करा, इसको कितने वेग से फेंका था, u वेग से, क्षैतिज से कितना कोण बनाते हुए, थीटा कोण बनाते हुए। तो थीटा प्रक्षेपण कोण हो गया, ठीक है कि नहीं, बात क्लियर। तो ये प्रक्षेपण बिंदु हो गया और ये प्रक्षेपण वेग हो गया। तो आप देखिए जैसे हम इसको फेंकेंगे तो यह ऊर्ध्वाधर दिशा में भी जा रहा है। जब कण यहां पर पहुंचा तो ऊर्ध्वाधर में यहां पर पहुंच गया और साथ साथ क्षैतिज दिशा में भी गति कर रहा है। तो आपका कण क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशा दोनों में गति कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब इस द्विविमीय गति को हम दो एकविमीय गतियों में तोड़ते हैं तो पता लगता है कि मैंने तो वेग इधर दिया था लेकिन इसका क्षैतिज दिशा में
कुछ न कुछ घटक आ गया तो पता लगा क्षैतिज दिशा में प्रारंभिक वेग कितना है u cos थीटा, और इस u cos थीटा की वजह से ही वो क्षैतिज दिशा में जाने की कोशिश कर रहा है। और जब मैंने इसका ऊर्ध्वाधर दिशा में घटक निकाला तो इस u का ऊर्ध्वाधर दिशा में जो घटक आया वो कितना आया u sin थीटा, और वेग के इस घटक की वजह से ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। आप सब जानते हैं कि ये गुरुत्वीय क्षेत्र में गति कर रहा है, और जब ये गुरुत्वीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो इस पर एक गुरुत्वीय बल लगेगा ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ, जिसकी वजह से इसके अंदर एक त्वरण उत्पन्न होगा ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ। लेकिन जब इस त्वरण को हम घटक लेते हैं, तोड़ते हैं, तो क्षैतिज दिशा में घटक तो शून्य आता है और ऊर्ध्वाधर दिशा में घटक जी का जी आता है, लेकिन किधर की तरफ, नीचे की तरफ। तो वही वाली बात है कि ये वाली जो दिशा है, ये वाली जो गति है, ये तो एक समान गति है और ये एक समान त्वरित गति है। तो वेग का u cos थीटा वाला घटक तो कण को नियत वेग से क्षैतिज दिशा में ले जाने की कोशिश करेगा, और वेग का u sin थीटा वाला घटक इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, ऊर्ध्वाधर दिशा वाला वेग घटता जाएगा और अधिकतम ऊंचाई पर जाकर ऊर्ध्वाधर दिशा वाला वेग शून्य हो जाएगा। लेकिन इसके पास दो वेग, एक क्षैतिज दिशा में, एक ऊर्ध्वाधर दिशा में। ये वाला वेग घट रहा है, ये वाला वेग तो हमेशा समान का समान रहेगा। तो जब ये अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचेगा तो इसका वेग अभी भी कितना होगा u cos थीटा, या यूं बोलो अधिकतम ऊंचाई पर परिणामी वेग ही क्षैतिज वाला जो घटक है उसके बराबर होगा, क्योंकि इसका ऊर्ध्वाधर दिशा वाला वेग तो क्या हो गया, शून्य हो गया। अधिकतम ऊंचाई को a बोल देते हैं और जिस बिंदु पर ये आकर गिरा उसको b बोल देते हैं। ठीक है, अब अगर अपन इसमें वही सारी चीजें निकालना चाहे जो अपन ने पहले निकाली थी तो फटाफट निकाल लेते हैं। सबसे पहला बात, कण को अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय, तो अपन कण को अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय की बात कर रहे हैं। तो समय कहां से गिनना शुरू करेंगे, प्रक्षेपण बिंदु से। कहां तक गिन देंगे, जब तक वो अधिकतम ऊंचाई पर नहीं पहुंच जाएगा। तो जब वो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाएगा तो ये बात है कि y दिशा में वेग, ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग कितना हो जाएगा, शून्य। o से a तक जाने का टाइम बताना है, और माना कि o से a तक जाने का टाइम कितना है, t। अंतिम बिंदु पर वेग मेरे को पता है, समय मेरे को ज्ञात करना है, तो कौन से लगाऊं, पहली कौन सी गति की कौन से समीकरण लगाऊं, पहले ही गति के समीकरण क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि गति के दौरान त्वरण क्या है, नियत। गति की जो तीनों समीकरण है वो केवल और केवल और केवल कब लगती है, जब गति के दौरान त्वरण नियत हो। जब त्वरण नियत नहीं होगा तो v बराबर u प्लस at नहीं लगेगा, या यूं बोलो v वेक्टर बराबर u वेक्टर प्लस a वेक्टर t लागू नहीं होगा। s वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर t प्लस हाफ a वेक्टर t स्क्वायर में लागू नहीं होगा। तीनों समीकरणें लागू नहीं होगी। ये तीनों समीकरण यहाँ तभी लगा सकते हैं जब गति के दौरान त्वरण नियत है, और आपने देखा कि जब कण प्रक्षेप में गति कर रहा है तो इस गति के दौरान त्वरण नियत है, क्योंकि इसकी गति के दौरान पृथ्वी के कारण इस पर लगने वाला गुरुत्वीय बल क्या है, नियत है। और अपन यहाँ ये मान के चलते हैं कि इसकी गति के दौरान इस पर पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के अतिरिक्त और कोई बल नहीं लग रहा है। साथ ही साथ अपन ये मान के चलते हैं कि यह कण पृथ्वी की सतह से बहुत ऊंचाई पर गति नहीं कर रहा, सतह के अति निकट ही गति कर रहा है, क्योंकि अगर ये कण बहुत ऊंचाई पर चला जाएगा तो अलग अलग जगह पर गुरुत्वीय बल का मान अलग अलग होगा। तो ये कंडीशन है इस प्रक्षेपीय गति की जो अपन बात कर रहे हैं। अंतिम बिंदु पर मेरे को वेग पता है, समय निकालना है, कौन से लगाऊंगा, पहली कौन सी दिशा में, दूसरी y दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में। तो vy इक्वल टू क्या है, uy प्लस ayt। अंतिम बिंदु पर वेग शून्य, uy की वैल्यू कितनी है, u sin थीटा। uy बोले तो प्रारंभिक वेग किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ, और त्वरण नीचे की तरफ है। तो मैं एक दिशा को प्लस एक दिशा को माइनस लूंगा, त्वरण नीचे चला गया तो माइनस, और समय कितना हो गया t। तो t बराबर कितना हो गया, u sin थीटा अपॉन g। ये अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय हो गया। दूसरा पॉइंट निकाले, कण द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई।
कण द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई, तो अपन को कण द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई निकालनी है। मींस मेरे हिसाब से अपन को जमीन से ये सीधी सीधी ये वाली दूरी आपको बतानी है। तो मेरे को अधिकतम ऊंचाई बतानी, मतलब यहां से यहां तक की दूरी बतानी है। और शायद यह दूरी अगर मैं इसको y दिशा ढंग से बना दूं, ऊर्ध्वाधर दिशा बना दूं, तो जब ये कण यहां पर पहुंचा तो ऊर्ध्वाधर दिशा के हिसाब से यहां पर पहुंचा, तो जब कण यहां पर पहुंचा तो एक्चुअल विस्थापन तो ये है, लेकिन अगर मैं विस्थापन का y दिशा में घटक निकालूंगा तो ये आएगा। तो पता लगा जब कण अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचा तो विस्थापन का y दिशा में जो घटक है इसका परिमाण ही इस अधिकतम ऊंचाई के बराबर आया। तो अगर मेरे को कण द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई निकालनी है तो मेरे को एक तरह से ये निकालना है y दिशा में तय किया गया विस्थापन बताना है। तो कहां से कहां तक का, O से लेकर B तक, O से लेकर A तक का विस्थापन बताना है, लेकिन कौन सी दिशा में, y में। विस्थापन तो ये है, लेकिन विस्थापन का कौन सी दिशा में घटक बताना है, y दिशा में। तो भैया लोगों अगर मेरे को कण द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई बतानी है तो मेरे को O से लेकर A तक का विस्थापन ज्ञात करना पड़ेगा, और वो भी कौन सी दिशा में, y दिशा में। विस्थापन के y दिशा वाले घटक को अपन y से प्रदर्शित करते हैं, और ये y किसके बराबर होगा, h के बराबर होगा। अपन को ये पता है कि प्रारंभिक बिंदु पर वेग कितना है भैया, u sin थीटा है। ऊपर की तरफ अंतिम बिंदु पर वेग या अंतिम बिंदु पर वेग या अंतिम वेग, अंतिम बिंदु यहाँ कौन सा है, a। तो अपन सब जानते हैं अधिकतम ऊंचाई पर y दिशा में वेग 0 है। तो भैया लोगों y दिशा में वेग मेरे को पता है, या ये बोल लूं अंतिम बिंदु पर y दिशा में वेग पता है, y दिशा में विस्थापन निकालना है, वेग पता है, विस्थापन निकालना है। तो गति की कौन सी समीकरण लगाएंगे, तीसरी, लेकिन कौन सी दिशा वाली, y दिशा वाली। 2ay मल्टीप्लाई बाय y, vy का मान तो 0, uy का मान कितना हो गया, u sin थीटा किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ, प्लस ay का मान कितना है g, नीचे की तरफ, और y दिशा में विस्थापन कितना हो गया, h। तो h बराबर कितना हो गया, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये कण द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई हो गई। अब अपन उड़ीयन काल निकाले। उड़ीयन काल का मतलब प्रक्षेपण बिंदु O से जमीन तक पहुंचने में लगा समय, कितनी देर तक उड़ा, तो कितनी देर तक उड़ा, यहां से उड़ना शुरू किया, कब तक उड़ा, जब तक वो जमीन पर नहीं पहुंच गया। तो उड़ीयन काल बताना है, इसका मतलब प्रक्षेपण बिंदु से जमीन तक पहुंचने में लगा समय मेरे को बताना है। तो अगर आप उड़ीयन काल निकालना चाहेंगे उड़ीयन काल का मतलब क्या है, प्रक्षेपण बिंदु से जमीन तक पहुंचने में लगा समय, अर्थात कहां से कहां तक की बात करूंगा, O से लेकर B तक की बात करूंगा। O प्रारंभिक, B अंतिम। O से समय गिनना शुरू किया और कहां तक समय गिना, B तक। और यही मेरे को बताना है। तो अगर मेरे को समय बताना है तो समय कौन कौन सी गति के समीकरण में आता है, एक तो पहली वाली में आता है और एक दूसरी वाली में आता है। तो अगर मेरे को समय बताना है तो या तो अंतिम बिंदु पर वेग मेरे को पता होना चाहिए, या मेरे को क्या पता होना चाहिए, विस्थापन पता होना चाहिए। तो गौर फरमाइएगा, जब कण जमीन पर पहुंचेगा तो गौर फरमाइएगा क्या, जब ये कण जमीन पर पहुंचेगा तो अगर मैं O से लेकर B तक का विस्थापन देखूं तो वो ये आएगा, O से लेकर B तक का विस्थापन ये आएगा। और अगर मैं इस विस्थापन को तोड़ दूं दो लंबवत दिशाओं में, तो ये
x दिशा वाला घटक होगा और ये y दिशा वाला घटक होगा। तो आप में से मेरे को कौन बताएगा कि विस्थापन के कौन से घटक के बारे में मेरे को पता है? मेरे को यहां से यहां तक की दूरी पता है कि यहां से यहां तक की दूरी पता है? मेरे को यहां से यहां तक की दूरी पता है। क्यों? क्योंकि यह दूरी किसके बराबर है? इस मीनार की ऊंचाई के बराबर है। तो जब कण B पर पहुंचा, जब कण B पर पहुंचा तो ये कण का परिणामी विस्थापन है, और जब इस कण का इस विस्थापन का y दिशा में घटक लूंगा तो इसके अंतिम बिंदु से y पर क्या कर दूंगा? लंब डाल दूंगा। तो साहब कण सदिश के प्रारंभिक बिंदु से जो लंब का फुट पॉइंट आएगा यहां से लेकर यहां तक इस s वेक्टर का y दिशा में घटक होगा। तो पता लगा इस sy वेक्टर का परिमाण, इस sy वेक्टर का परिमाण किसके बराबर आया? मीनार की ऊंचाई के बराबर आया। तो एक बात है कि अगर O प्रारंभिक और B अंतिम है तो मेरे को y दिशा में विस्थापन पता लग गया जो कि मीनार की ऊंचाई के बराबर है। और ये विस्थापन कौन सी दिशा में आएगा? ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, क्योंकि विस्थापन की दिशा किधर से किधर होगी? प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर। या यूं बोलो विस्थापन की दिशा किधर होगी? ये प्रारंभिक बिंदु से, सदिश के प्रारंभिक बिंदु से लंब का जो फुट पॉइंट आया इस दिशा में विस्थापन होगा y दिशा में। और अगर आप इसको थोड़ा और अलग तरह से समझना चाहे तो यूं समझ सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप ऐसे समझें, कैसे कि जब ये द्विविम में गति कर रहा है ना तो ये एक साथ दो एक विम में गति कर रहा है। क्योंकि जब कण इस वक्राकार पथ पर गति करते यहां पर पहुंचा तो यह सीधी सरल रेखा में यहां पर पहुंचा और सीधी सरल रेखा में गति करते हुए यहां पर पहुंचा। मींस यह द्विविम में गति क्या हो गई? दो एक विम में गति। तो अगर x के हिसाब से बात करूंगा तो बोलूंगा यूं सीधा चला, y के हिसाब से बात करूंगा तो यूं सीधा चला। जब कण वक्राकार पथ पर गति करता है यहां पर पहुंचा तो x के हिसाब से तो कण का ये विस्थापन और y के हिसाब से ये विस्थापन। जब कण यहां पर पहुंचा तो x के हिसाब से ये विस्थापन और y के हिसाब से ये विस्थापन। जब कण यहां पर पहुंचेगा तो x के हिसाब से ये विस्थापन और y के हिसाब से ये विस्थापन। तो y के हिसाब से तो कण ऊपर गया, फिर वापस यहां पर आया और फिर नीचे गया। तो जब यहां पर पहुंचा तो y के हिसाब से तो मीनार के बिल्डिंग के पेंदे पर पहुंचा। ये वाली दिशा तो कौन सी दिशा में विस्थापन है? x में। y के हिसाब से तो ये मीनार के पेंदे पर पहुंचा। आपको लग रहा है कण यहां पर पहुंचा तो यहां पर तो किसकी वजह से पहुंचा? x की वजह से, u cos थीटा की वजह से। y के हिसाब से तो अपन सीधा मान के चलेंगे। तो जब यहां पर पहुंचा तो y के हिसाब से विस्थापन क्या होगा? कितना होगा? मीनार की ऊंचाई के बराबर, और वो भी किधर की तरफ? नीचे की तरफ। तो भैया लोगों सामान्य तौर पर अपन को मीनार की ऊंचाई पता होती है। बोले तो आपको विस्थापन पता लग गया y दिशा में। समय आपको बताना है, विस्थापन पता है, समय आपको बताना है। तो मैं कौन से समीकरण यूज करूं भैया? कौन से समीकरण यूज करूं? दूसरी, और वो भी कौन सी दिशा वाली? y दिशा वाली। तो y इक्वल टू क्या होता है? u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर। इस पूरे चैप्टर में y दिशा में वाले विस्थापन को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं? y से प्रदर्शित करते हैं। तो y इक्वल टू u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर। y की वैल्यू कितनी हुई? h किधर की तरफ? ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ। u y का मान कितना है? u sin थीटा किधर की तरफ? ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ। अरे विस्थापन नीचे की तरफ इसलिए माइनस लिखा है, u y ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ है तो प्लस o से b तक का टाइम जाने का टाइम t डैश प्लस हाफ a y नीचे की तरफ t डैश स्क्वायर। तो माइनस h इक्वल टू लघुत्तम ले ले 2 का 2u sin थीटा माइनस 2u sin थीटा t डैश माइनस g t डैश स्क्वायर अपॉन 2। इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर फेंक दे तो क्या बन गया? g t डैश स्क्वायर माइनस 2u sin थीटा t डैश माइनस 2h इक्वल टू 0। इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये तो माइनस है ही सही।
तो आपको उड़ीयन काल निकालना है, टी डैश निकालना है, तो ये टी डैश की कौन सी समीकरण है, द्विघात समीकरण। और जब द्विघात समीकरण है तो इसका मान निकालने के लिए या तो गुणनखंड करो या फिर श्रीधराचार्य साहब लगाओ। तो क्या लगाऊंगा, श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य में देख लो ये टी डैश की द्विघात समीकरण है, तो जो श्रीधराचार्य में अपन स्टैंडर्ड समीकरण देखते हैं वो क्या देखते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये x की द्विघात समीकरण होती है, तो x की द्विघात समीकरण होती है तो x स्क्वायर का जो गुणज होगा वो क्या होता है a, x का गुणज जो होगा वो b, और जिसमें x वाला टर्म नहीं होगा वो क्या होगा c। तो यहाँ x की जगह t डैश है, तो t डैश स्क्वायर का गुणज क्या होगा a, t डैश का जो गुणज होगा यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस माइनस को अंदर भेजना पड़ेगा। तो ये टी डैश का जो गुणज होगा वो क्या होगा b, और इस वाले पद में टी डैश नहीं है तो ये अचर पद हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा c माइनस 2h। तो श्रीधराचार्य आप सबको आता होगा, टी डैश की वैल्यू क्या होगी माइनस b, b की वैल्यू कितनी है माइनस 2u साइन थीटा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो माइनस 2u साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2 बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 a की वैल्यू कितनी है g और c की वैल्यू कितनी है माइनस 2h अपॉन 2a। ठीक है भैया लोगों, तो आप लोगों ने थोड़ा सा गौर फरमाया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसका आप स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट लिख दूं क्या आ जाएगा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस और 2 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो गया 8। इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ तो क्या बचेगा 1 और यहाँ क्या बचेगा 2। 4 कॉमन लेके स्क्वायर रूट के बाहर लेंगे तो कितना रह जाएगा 2, ये 2 और 2 कॉमन आ जाएंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो t इक्वल टू टी डैश इक्वल टू क्या बना u साइन थीटा प्लस माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh अपॉन g। गौर फरमाइएगा, अगर इस स्क्वायर रूट के अंदर केवल u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होता तो इसका स्क्वायर रूट वर्गमूल कितना होता u साइन थीटा, लेकिन यहाँ तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा में क्या ऐड हो रहा है, क्या ऐड हो रहा है 2gh ऐड हो रहा है। तो नो डाउट ये वाली वैल्यू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से ज्यादा होगी, और जब ये वाली वैल्यू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से ज्यादा आएगी तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो भी क्या आएगा u साइन थीटा से ज्यादा आएगा। तो ये वाली क्वांटिटी u साइन थीटा से ज्यादा हो गई, तो u साइन थीटा से ज्यादा हो गई तो अगर माइनस वाला चिन्ह लेते हैं तो पहले चलो चिन्ह लेके बता देता हूं, नहीं तो अभी बाउंसर चला जाएगा। तो ऋणात्मक चिन्ह लेने पर t डैश इक्वल टू u साइन थीटा माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh अपॉन g। जैसा मैंने आपको बोला, क्या बोला, ये वाली वैल्यू u स्क्वायर साइन थीटा ये वाली वैल्यू u साइन थीटा से ज्यादा है, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये मान u साइन थीटा से ज्यादा आएगा, ये u साइन थीटा है, ये वाली वैल्यू u साइन थीटा से ज्यादा आएगी, तो ये कम है ये ज्यादा है, तो कम में से ज्यादा को घटाएंगे तो t डैश माइनस में होगा, तो उड़ीयन काल माइनस में पॉसिबल नहीं है, ऋणात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि समय यहाँ से गिनना शुरू करा तो समय तो बढ़ते 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 जाएगा, तो समय तो ऋणात्मक नहीं हो सकता, अर्थात ये वाला उड़ीयन काल नहीं होगा। तो कौन सा चिन्ह लेना पड़ेगा प्लस, और जब आप प्लस चिन्ह लेंगे तो टी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा u साइन थीटा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh अपॉन g। तो ये इसका क्या हो जाएगा भैया उड़ीयन काल, क्या हो जाएगा उड़ीयन काल हो जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं क्षैतिज परास। क्षैतिज परास की अगर अपन बात करना चाहें तो चलो पहले इसको रब कर देते हैं, फिर क्षैतिज परास की बात करेंगे।
बात करते हैं भैया लोगों क्षैतिज परास। तो क्षैतिज परास क्या होगी? क्षैतिज परास क्या होती है? क्षैतिज दिशा में तय की गई अधिकतम दूरी। क्षैतिज परास क्या होगी? क्षैतिज दिशा में तय की गई अधिकतम दूरी या क्षैतिज दिशा में तय किया गया अधिकतम विस्थापन क्या कहलाएगी? क्षैतिज परास। तो आप देखना, आपने यू फेंका तो ये ऐसे चला गया। तो गौर फरमाइएगा, जब कण यहां पर पहुंचा तो क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी ये है। जब कण यहां पर पहुंचा तो क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी ये है। जब कण यहां पर पहुंचा तो क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी है। और जब कण जमीन पर आ गया तो ये क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी है। तो आप मेरे को बताएंगे इन सब क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी में सबसे ज्यादा कौन सी वाली है? ये वाली। इसका मतलब क्षैतिज परास क्या होगी? क्षैतिज परास क्या होगी? जब कण प्रक्षेपण बिंदु से जमीन पर पहुंच जाएगा तब कण द्वारा क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी, ये भी क्षैतिज दूरी है, ये भी क्षैतिज दूरी है, ये भी क्षैतिज दूरी है, ये भी क्षैतिज दूरी है। ये जब कण यहां पर पहुंचा तो ये क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी। जब यहां पर पहुंचा तो ये क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी। जब यहां पर पहुंचा तो ये क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी। और जब यहां पर पहुंचा तो ये क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी। तो आप सब देख रहे हैं कि इसमें x की अधिकतम वैल्यू कौन सी है? ये। और इसके पश्चात तो गति समाप्त हो गई, प्रक्षेपण गति खत्म हो गई। तो ये x की मैक्सिमम वैल्यू है। तो यह मैक्सिमम वैल्यू क्या कहलाएगी? क्षैतिज परास। तो ये x मैक्स कब आया? जब कण कहां पर पहुंच गया? बिल्कुल जमीन पर। तो जब कण जमीन पर पहुंच जाएगा तब कण द्वारा क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी अधिकतम होगी और यह अधिकतम दूरी क्या कहलाएगी? क्षैतिज परास। तो एक बात और देखिएगा, कण को जमीन तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? अरे यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? उड़ीयन काल। तो मैं यूं भी बोल सकता हूं उड़ीयन काल में बोले तो यहां से समय गिनना शुरू किया और जब कण यहां पर पहुंच गया तो जब समय उड़ीयन काल के बराबर होगा तब क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी मैक्सिमम हो जाएगी और यह मैक्सिमम दूरी क्या कहलाएगी? क्षैतिज परास। थोड़ा सा फिर गौर फरमाते हैं। आपने इसको u वेग से फेंका था, मान लीजिए t समय पश्चात यहां पर आया तो t समय पर अगर मैं क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी निकालना चाहूं तो t समय में क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी x बराबर क्या होगा? uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। आप सब जानते हैं ax तो 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा? uxt। तो आप देखेंगे जैसे जैसे समय बढ़ेगा कण आगे चलता जाएगा। कण आगे चलता जाएगा तो क्या होता जाएगा? x का मान क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। और जब ये समय बढ़ते 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 इस गति के अधिकतम समय के बराबर आ जाएगा, बढ़े तो उड़ीयन काल के बराबर आ गया। तो यदि t बढ़ते बढ़ते t डैश के बराबर हो गया क्योंकि इसके बाद तो गति बंद, तो जब t बराबर t डैश हो गया तो x क्या हो जाएगा? x मैक्स। और इस x मैक्स को ही क्या बोल देंगे? क्षैतिज परास। तो एक तरह से क्षैतिज परास क्या हुई देखना, जब कण यहां पर आया तो यह क्षैतिज दिशा में तय की गई अधिकतम दूरी। तो पता आप इस x मैक्स को एक तरह से क्या बोल सकते हो या क्षैतिज परास को क्या बोल सकते हो कि जब आप किसी कण को u वेग से फेंके, h ऊंचाई से u वेग से फेंका क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए, तो ये x मैक्स या क्षैतिज परास एक तरह से क्या है कि आपका यह कण इस बिल्डिंग के पेंदे से कितनी दूर जाकर गिरा। तो बहुत सी बार एग्जाम में यूं भी क्वेश्चन आ जाता है, बताइए कण या प्रक्षेप्य इस बिल्डिंग के पेंदे से कितनी दूर जाकर गिरेगा। तो बिल्डिंग के पेंदे से कितनी दूर जाकर गिरेगा बोले तो ये दूरी आपको बतानी है और यह दूरी ही क्या है? x मैक्स अर्थात क्या है? क्षैतिज परास। तो अगर आपको यह बताना पड़े कि वो बिल्डिंग के पेंदे से कितनी दूर जाके गिरा तो आपको क्या बताना है? एक तरह से x मैक्स ही आपको बताना है। तो भैया लोगों को यहां लिख दिया जाए r इक्वल टू क्या हो जाएगा? ux और t की वैल्यू क्या हो जाएगी? t डैश। तो r इक्वल टू ux तो क्या है? u cos थीटा और t डैश शायद आप लोगों ने थोड़ी देर पहले निकाल लिया था, ये मान भर देंगे।
ये क्षैतिज परास आ जाएगी। क्षैतिज परास आने का मतलब कण प्रक्षेप पे बिल्डिंग के पेंदे से कितनी दूर जाकर गिरा है। अब अगर आपको क्या बताना है, मान लीजिए आपको यह बताना है कि कण जमीन पर किस वेग से टक्कर करेगा। तो कण का जमीन पर टकराते समय वेग बताना है। तो फिर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, ये आपने फेंका, ये जमीन पर आकर ऐसे गिरा, तो आपको जमीन पर टकराने से ठीक पहले वेग बताना है। तो माना कि जमीन पर टकराने से ठीक पहले उसका वेग कितना है v, इसका मैं घटक ले लो, x दिशा में vx, y दिशा में क्या आ जाएगा vy। अपन एक सी चीज जानते हैं, क्या जानते हैं कि x दिशा में तो त्वरण शून्य है और x दिशा में त्वरण शून्य है, तो x वाला वेग तो बदलेगा ही नहीं। vx इक्वल टू क्या होता है ux मल्टीप्लाई बाय t। तो आप सब जानते हैं x तो 0 है, तो vx तो बदलेगा ही नहीं, तो vx तो किसके इक्वल होगा ux के इक्वल होगा। बोले तो कितना होगा u cos थीटा, क्योंकि क्षैतिज दिशा वाली गति तो एक समान गति है, तो क्षैतिज दिशा में तो आप कहीं पर भी चल जाएंगे ना, क्षैतिज दिशा वाला वेग तो हमेशा क्या रहेगा u cos थीटा का u cos थीटा ही रहेगा। लेकिन अगर अपन y दिशा की बात करें तो y वाला घटक क्या हुआ, अगेन जब कण यहां पर पहुंचा तो कण का एक्चुअल विस्थापन तो ये है, लेकिन इसका y दिशा में घटक लेंगे तो ये आएगा। तो कण का y दिशा में घटक कितना आया h, किधर की तरफ नीचे की तरफ, तो y दिशा वाला घटक मेरे को पता है और y दिशा में अंतिम वेग बताना है कि जब ये b बिंदु पर पहुंचेगा तो इस b बिंदु पर y दिशा वाला वेग क्या होगा। तो अंतिम बिंदु पर वेग बताना है, विस्थापन पता है, कौन सी लगाऊं तीसरी, कौन सी दिशा में y दिशा में। तो vy स्क्वायर इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay मल्टीप्लाई बाय y। uy तो कितना है u sin थीटा, ऊपर की तरफ प्लस, ay किधर है नीचे की तरफ माइनस, विस्थापन भी किधर की तरफ है नीचे की तरफ माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो vy स्क्वायर या vy इक्वल टू कितना हो जाएगा, vy इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया देखें तो u sin थीटा होल स्क्वायर प्लस 2gh का अंडर रूट, ये मेरा vy स्क्वायर हो गया। अब अगर मेरे को परिणामी वेग बताना है तो परिणामी वेग क्या होगा, परिणामी वेग क्या होगा, इन दोनों घटकों का क्या होगा सदिश योग होगा। अगर मैं परिणामी वेग का परिमाण निकालना चाहूं तो क्या आएगा vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, vx स्क्वायर, vx किसके इक्वल है u cos थीटा का होल स्क्वायर और vy स्क्वायर, vy स्क्वायर कर दूं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो इधर का अंडर रूट हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा u sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2gh। तो गौर फरमाइएगा, यहां से अपन u स्क्वायर को u cos थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यहां से करेंगे तो ये क्या आएगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, दोनों में से क्या कॉमन आ गया u स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1 को u स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो u स्क्वायर ही आ जाएगा, तो ये क्या है u स्क्वायर प्लस 2gh। तो जब जमीन पर टकराएगा तो जमीन पर टकराने से ठीक पहले उसका वेग क्या होगा v इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। तो ये फॉर्मूला बहुत गजब की चीज कह रहा है, ये फॉर्मूला कह रहा है कि इस फॉर्मूले में प्रक्षेपण वेग आया, प्रारंभिक वेग आया, मीनार की ऊंचाई आई, कितनी ऊंचाई से आपने फेंका, लेकिन इस फॉर्मूले में प्रक्षेपण कोण नहीं आया। प्रक्षेपण कोण नहीं आने का मतलब क्या है, मैं इसी कण को u वेग से अलग अलग कोण पर फेंकूं, u वेग से अलग अलग कोण पर फेंकूं, लेकिन जब ये जमीन पर पहुंचेंगे तो टकराते समय वेग क्या होगा समान होगा। बोले तो ये जमीन पर टकराते समय कण का वेग इस प्रक्षेपण कोण पर डिपेंड नहीं करेगा, मैं प्रक्षेपण कोण 10 डिग्री रखूं, 20 डिग्री रखूं,
60 डिग्री रखूं, इवन क्षैतिज के समानांतर फेंक दूं, जब क्षैतिज के समानांतर फेंकूंगा तो थीटा कितना हो जाएगा 0। तो थीटा चाहे कुछ भी हो, अगर वेग समान रखें, अगर आप समान वेग से अलग अलग कोण पर इसको प्रक्षेपित करें, तो अब जमीन पर टकराते टाइम पर वेग क्या रहेगा, समान रहेगा। मींस जमीन पर टकराते समय कण का परिणामी वेग, कण का कुल वेग, नेट वेग प्रक्षेपण कोण पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक बात है कि नहीं? क्लियर? इसी तरह से अगर आप क्या करें, मान लीजिए आपको बताना है कि t समय पश्चात वेग कितना होगा, यहां से आपने फेंक दिया u वेग से, आपको बताना है कि t समय पश्चात वेग कितना होगा, तो अपन vx निकाल लेंगे, vy निकाल लेंगे, दोनों का सदिश योग कर देंगे जैसा अपन ने किया। तो vx तो किसके इक्वल होगा, ux के, क्योंकि समय के साथ x दिशा वाला घटक तो नहीं बदलेगा। vy वाला क्या होगा, uy प्लस ayt, तो vy इक्वल टू क्या हो जाएगा, u sin थीटा, तो अगर नीचे की तरफ है तो माइनस gt, x दिशा वाला वेग पता लग गया, y वाला पता लग गया, तो परिणामी वेग इन दोनों का क्या आ जाएगा, सदिश योग। तो v बराबर क्या हो जाएगा, अंडर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको t समय में विस्थापन बताना है तो इस विस्थापन के घटक ले लेंगे x और y। तो x दिशा में जो विस्थापन आएगा वो कितना आएगा, ux into t, क्योंकि हाफ ax t स्क्वायर तो 0, तो बार बार तो क्या बताऊं, तो x दिशा वाला विस्थापन तो u cos थीटा into t आ गया। y दिशा में विस्थापन देखना है तो क्या होगा, uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर, तो uy तो u sin थीटा t, हाफ ay की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस gt स्क्वायर, ay की वैल्यू माइनस g हो जाएगा, तो हाफ 1/2 gt स्क्वायर हो गया। x दिशा में विस्थापन पता लग गया, y दिशा में विस्थापन पता लग गया, तो परिणामी विस्थापन ये हो गया। और अगर आप फिर इस प्रक्षेपीय गति का समीकरण निकालने की कोशिश करो तो t बराबर क्या हो गया, x अपॉन u cos थीटा, यहां पर रख दो, तो y इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा यहां रखेंगे t की जगह, तो u से u खत्म, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा, तो क्या हो जाएगा x into tan थीटा। अरे भैया x अपॉन u cos थीटा लिखोगे तो u से u तो खत्म, sin अपॉन cos tan, और x तो x की जगह रहेगा माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अगेन आपने देखा कि y और x के अगर मध्य ग्राफ खींचे, ये ग्राफ चली किसके पद समीकरण से, मतलब क्या है कि कण किन किन बिंदुओं से होकर गुजरा है, इनके x और y निर्देशांक क्या है, तो यह इस पद के लिए समीकरण आया है। तो इस पद के लिए समीकरण आया बोले तो x और y के मध्य ग्राफ खींचेंगे तो यही आएगा जिस पद पर वो चल रहा है। तो आपने देखा इसकी एक घात है, इसकी दो घात है, इसकी एक घात है, तो एक चर की घात 1 और 2 है और दूसरे चर की घात केवल 1 है। तो जब एक चर की घात 2, अधिकतम घात 2 और दूसरे चर की अधिकतम घात 1 हो तो ग्राफ क्या आता है, परवलयिक आता है। ये सब मैंने पहले आपको पढ़ा रखा है इसलिए मैंने फटाफट बता दिया। अब वापस अपन क्या करते हैं, कण को फिर h ऊंचाई की मीनार से फेंकते हैं, लेकिन अब की बार कौन सी दिशा में फेंकेंगे, क्षैतिज दिशा में। अभी तो अपन ने क्या करा, ऊपर की तरफ फेंका, अब अपन किधर की तरफ फेंकेंगे, क्षैतिज दिशा में। तो बिल्कुल ये का ये सेम टू सेम चीजें हैं जो अपन ने लास्ट क्लास में स्टडी करी थी। तो अब सेकंड केस देखते हैं कि जब कण को किसी ऊंचाई से क्षैतिज दिशा में प्रक्षेपित किया जाए या फेंका जाए, प्रक्षेपित का मतलब भाई फेंकना है। तो भैया लोगों ये h ऊंचाई की ये मीनार है और इस h ऊंचाई की मीनार से अब की बार मैंने क्या करा, इसको क्षैतिज दिशा में प्रक्षेपित किया। तो जब मैं क्षैतिज दिशा में प्रक्षेपित करूंगा तो क्षैतिज से कितना कोण बनाएगा, 0। अरे गौर फरमाओ, क्या अगर मैं यूं फेंकता तो ये क्षैतिज से कितना कोण बनाता, ये यूं फेंकता तो क्षैतिज से ये, और ऐसे फेंकता तो क्षैतिज से ये,
ऐसे फेंकता तो क्षैतिज से ये, और ऐसे फेंकूंगा तो अरे ये तो क्षैतिज दिशा में ही आ गया। तो जब u बिल्कुल क्षैतिज दिशा में चल जाएगा तो ये थीटा कितना हो जाएगा 0। तो जब मैं क्षैतिज दिशा में फेंकूंगा तो अब की बार प्रक्षेपण कोण क्या हो गया 0। लेकिन जैसे ये मेरे हाथ से छूटेगा तो u वेग की वजह से ये क्षैतिज दिशा में जाने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसे मेरे हाथ से छूटा ये पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में आ जाएगा। तो पृथ्वी इस पर क्या करेगी, गुरुत्वीय बल लगाएगी, किधर की तरफ, नीचे की तरफ। तो गुरुत्वीय बल की वजह से नीचे जाएगा और क्षैतिज वेग की वजह से ये आगे जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये गति करता हुआ जमीन पर पहुंचेगा। तो अब की बार अगर आप देखें, क्या देखें कि जब आपने इसको क्षैतिज दिशा में वेग दिया है तो आपने देखा कि ये द्विवी में गति कर रहा है। इस द्विवी में गति को तोड़ देंगे दो लंबवत दिशाओं में, एक क्षैतिज दिशा में, एक ऊर्ध्वाधर दिशा में। तो इस वेग का जब मैं क्षैतिज दिशा में घटक लूंगा तो चूंकि पूरा का पूरा वेग क्षैतिज दिशा में है तो इसका क्षैतिज दिशा में घटक क्या हो जाएगा, u का u। और इस प्रक्षेपण वेग का, प्रारंभिक वेग का ऊर्ध्वाधर दिशा में जब मैं घटक लूंगा तो ऊर्ध्वाधर दिशा में घटक लूंगा तो इसका ऊर्ध्वाधर दिशा में घटक कितना आएगा 0, क्योंकि यह क्षैतिज दिशा में प्रारंभिक वेग। तो इस u का y दिशा में घटक कितना आएगा 0, क्योंकि किसी भी सदिश का उसके लंबवत दिशा में घटक 0 होता है। या यूं समझ लीजिए, क्या जब मैं u वेग से फेंका था, जब मैंने u वेग से फेंका था तो क्षैतिज दिशा में घटक कितना आया था, देखिए तो u cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर दिशा में घटक कितना आया था u sin थीटा। जब ये सारा वेग ही, जब सारा वेग ही क्षैतिज दिशा में चला गया तो थीटा कितना हो गया 0, cos 0 की वैल्यू तो कितनी हो गई 1, तो u आ गया, और sin 0 की u y किसके बराबर आया था, u sin थीटा के बराबर आया था। और जब मैंने सारा का सारा वेग क्षैतिज दिशा में दे दिया तो u क्षैतिज से कितना कोण बना रहा है 0। तो जब आप यहाँ 0 लिखेंगे sin 0 की वैल्यू 0। और यूं भी अपन को पता है कि अगर वेग मेरा क्षैतिज दिशा में है तो इसका x दिशा में घटक तो सेम टू सेम और ऊर्ध्वाधर दिशा में घटक 0। तो पता लगा, अब की बार पता लगा, क्या पता लगा, इस कण के पास क्षैतिज दिशा में तो वेग आया लेकिन ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ वेग नहीं आया। तो जब मैं इसको बिल्कुल क्षैतिज से फेंकता हूं तो आप देखिएगा क्षैतिज दिशा में फेंकता हूं तो अब ये ऊपर नहीं जा रहा, ये सीधा सीधा आगे जा रहा है और नीचे भी जा रहा है। नीचे क्यों जा रहा है, गुरुत्वीय बल की वजह से। देखा जाए तो इसके पास ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई प्रारंभिक वेग नहीं है। अगर गुरुत्वीय बल नहीं होता ना, गुरुत्वीय बल नहीं होता और अगर मैं इसको u वेग से फेंकता तो ये सीधा का सीधा जाता, लेकिन गुरुत्वीय बल की वजह से ये नीचे भी आएगा और आगे भी जाएगा। तो जब कण यहां से चलते चलते यहां पर आ गया तो ये देखो क्षैतिज दिशा में आ गया, किसकी वजह से आया, इस वाले वेग की वजह से आया, और ये नीचे आया किसकी वजह से आया, बल की वजह से। तो यहां पर कण का प्रारंभिक वेग ऊपर की तरफ नहीं आ रहा, तो ऊपर की तरफ ले जाने के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि गुरुत्वीय बल तो नीचे ले जाना चाहता था। अभी तक कण ऊपर क्यों जाता था, या जब आप ये फेंकते तो ये ऊपर क्यों जाता था, क्योंकि इसके वेग का, प्रारंभिक वेग का घटक ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर आ जाता था और इस वजह से ये ऊपर जाने की कोशिश करता था। गुरुत्वीय बल हालांकि इसको ज्यादा देर तक ऊपर जाने नहीं देता था और एक जगह पर ले जाकर ये वाला वेग, ये वाला घटक क्या कर देता था, 0। इसके पश्चात कण को नीचे ही आना पड़ता था। u cos थीटा की वजह से वो क्षैतिज में भी आगे बढ़ता जाता था, लेकिन वो लगातार क्या होता जाता था, नीचे की तरफ आता जाता था। लेकिन यहां पर जब आपने इसको फेंका तो प्रारंभिक वेग ऊपर की तरफ आया नहीं, इसका मतलब इसको ऊपर की तरफ ले जाने के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। यह क्षैतिज दिशा में आगे बढ़ेगा और ऊर्ध्वाधर दिशा में किधर जाएगा, नीचे की तरफ, किसकी वजह से, गुरुत्वीय बल की वजह से। अब अगर अपन, ये तो मैंने प्रारंभिक वेग के घटक ले लिए तो पता लगा प्रारंभिक वेग का ऊर्ध्वाधर दिशा में घटक 0 है, और जब मैं त्वरण के घटक लूंगा तो त्वरण का तो x दिशा में घटक 0 आएगा और त्वरण का y दिशा में घटक g का g आएगा, किधर की तरफ, नीचे की तरफ। अब अगर अपन इस गति के दौरान ये देखें कि ये कितनी देर तक उड़ा, बोले तो जमीन तक पहुंचने में लगा समय निकाले,
तो इसके अंदर सबसे पहली बात करें उड़ीयन काल। उड़ीयन काल का मतलब जमीन तक पहुंचने में लगा समय। तो कहां से कहां तक का समय बताना है, ओ से लेकर ए तक का बताना है। तो जब ये ए पर पहुंच जाएगा ना भैया, तो ये इसका विस्थापन होगा। तो y दिशा में जो विस्थापन होगा वो किसके बराबर होगा, मीनार की ऊंचाई के बराबर होगा। तो जब ये O से A पर पहुंचेगा तो विस्थापन कितना है, h, किधर की तरफ, नीचे की तरफ। क्लियर। और मेरे को O से लेकर A तक का जाने का टाइम बताना है, विस्थापन मेरे को पता है, समय मेरे को बताना है। तो मैं कौन सी गति की कौन से समीकरण लगाऊंगा, दूसरी कौन सी दिशा वाली, y दिशा वाली। तो y इक्वल टू क्या है, u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर। अब गजब की बात पता है क्या है, विस्थापन नीचे है, त्वरण भी नीचे है, ऊपर की तरफ तो कुछ भी नहीं है क्योंकि प्रारंभिक वेग तो y दिशा में तो प्रारंभिक वेग है ही नहीं। तो भैया लोगों में क्या करता हूं, नीचे वाली डायरेक्शन को क्या कर लेता हूं, प्लस ले लेता हूं। तो विस्थापन y की वैल्यू कितनी है, h, तो ये क्या लिखूंगा, प्लस h। uy तो कितना है, 0। o से लेकर a तक जाने का टाइम t डैश है, प्लस हाफ ay किसके बराबर है, g के बराबर, ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ तो प्लस t डैश स्क्वायर, क्योंकि अब की बार मैं नीचे वाले डायरेक्शन को प्लस ले रहा हूं। तो ये तो 0 हो गया। तो h इक्वल टू हाफ g t डैश स्क्वायर। तो t डैश इक्वल टू कितना हो गया, 2h अपॉन g का अंडर। आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप कभी तो ऊपर वाले को प्लस लेते हो, कभी नीचे वाले को प्लस ले लेते हो। ये मेरी चॉइस है कि मैं किसको प्लस लेता हूं। मैं सामान्य तौर पर कोई चीज ऊपर और कोई सदिश नीचे है तो मैं सामान्य तौर पर ऊपर वाले को प्लस और नीचे वाले को माइनस लेता हूं। लेकिन अगर कोई बच्चा नीचे वाले को प्लस ऊपर वाले को माइनस ले ले तो भी कोई तकलीफ नहीं, ये आपकी चॉइस पर डिपेंड है। लेकिन आप में से फिर भी बच्चे बोलते हैं कि नहीं सर हम तो समझ में नहीं आया बात ही, हम तो ऊपर वाले को प्लस लेंगे। तो भैया ऊपर वाले को प्लस ले लिया, तो जब अपन लिखेंगे y बराबर u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर, तो y की वैल्यू कितनी आई, h, किधर की तरफ, नीचे की तरफ तो माइनस। जब अपन ऊपर वाले को प्लस ले रहे तो नीचे वाला माइनस। uy तो कितना है, 0, t डैश हाफ ay किधर की तरफ है, नीचे की तरफ तो माइनस g t डैश स्क्वायर माइनस h हाफ g t डैश स्क्वायर, माइनस माइनस खत्म। तो t डैश इक्वल टू अगेन कितना हो गया, अंडर रूट 2h अपॉन g। तो कोई तकलीफ नहीं है, आप किसी डायरेक्शन को प्लस ले किसी को भी माइनस ले, वो कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन हाँ अगर नीचे वाले को प्लस लिया है तो जो सदिश ऊपर की तरफ होगा उसको माइनस लेंगे, और ऊपर वाले को प्लस लिया है तो जो सदिश नीचे की तरफ होगा उसको माइनस लेंगे। ठीक है कि नहीं बात। अब अपन इसमें क्षैतिज परास देख लेते हैं। क्षैतिज परास क्या है, क्षैतिज दिशा में तय की गई अधिकतम दूरी। तो क्षैतिज दिशा में तय की अधिकतम दूरी क्या होगी, जब कण प्रक्षेपण बिंदु से कहां पर पहुंचेगा, जमीन पर पहुंचेगा, तब इसके द्वारा क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी अधिकतम होगी। क्षैतिज दिशा में तय की गई अधिकतम दूरी का मतलब एक तरह से क्या है, कण इस बिल्डिंग के पहले से कितनी दूर जाकर गिरा, क्योंकि जैसे जैसे कण जाता जा रहा है जाता जा रहा है जाता जा रहा है, क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी बढ़ती जा रही है। और जब ये बिल्कुल a पर पहुंच जाएगा तो x की वैल्यू बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगी, x मैक्स। तो एक तरह से अगर मेरे को क्षैतिज परास चाहिए तो O से लेकर A तक का विस्थापन चाहिए, O से लेकर A तक का विस्थापन चाहिए। लेकिन कौन सी दिशा में चाहिए भैया, x दिशा में चाहिए। तो O से लेकर A तक का विस्थापन चाहिए कौन सी दिशा में, x दिशा में। तो जब ये O से लेकर A पर पहुंच जाएगा तो यह x दिशा में जो विस्थापन होगा ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। अरे गौर फरमाओ, जब ये यहां पर पहुंचा तो x दिशा में विस्थापन ये, जब यहां पर पहुंचा तो ये तो कुल विस्थापन ये है और ये विस्थापन का x दिशा में घटक, और जब यहां पर पहुंचा तो ये x दिशा में विस्थापन का घटक आ गया। बोले तो x दिशा में तय किया गया विस्थापन, बोले तो x दिशा में तय की गई दूरी, और ये x दिशा में तय की गई दूरी क्या है, मैक्सिमम है। और x दिशा में तय की गई मैक्सिमम दूरी क्या कहलाती है, क्षैतिज परास कहलाती है। तो s x मैक्स को अपन क्या बोलेंगे, r।
तो अपन ने बोला माना किसी समय t पर कण यहाँ पर आया तो x दिशा में तय किया गया विस्थापन क्या होगा, x बराबर uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। आप सब जानते हैं पृथ्वी क्षेत्र में गति के अंदर क्षैतिज दिशा वाला घटक, त्वरण का क्षैतिज दिशा वाला घटक क्या होगा, शून्य होगा। तो अगर समय बढ़ते बढ़ते उड़ीयन काल के बराबर हो जाएगा तो x बढ़ते बढ़ते x मैक्स हो जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे क्षैतिज परास। तो r बराबर ux इंटू d डैश, और ux किसके बराबर है, u के बराबर, क्योंकि यहाँ तो सारा का सारा वेग क्षैतिज दिशा में है तो वेग का x दिशा में घटक u के बराबर होगा। और d डैश आप लोगों ने निकाल लिया तो ये हो गया √2h/g। तो ये हो गई क्षैतिज परास, या जो बोल सकता हूं कण बिल्डिंग के पेड़े से कितनी दूर जाकर गिरेगा। अब अगर आपको फिर बताना है कण जमीन पर किस वेग से टक्कर करेगा, किस वेग से टक्कर करेगा, तो अपन सब जानते हैं कि जब कण जमीन पर पहुंचेगा, जब कण जमीन पर पहुंचेगा तो इस वेग का x वाला घटक तो वो का वही रहेगा, क्योंकि x वाले घटक का तो मान परिवर्तित ही नहीं होगा, क्योंकि क्षैतिज दिशा में त्वरण शून्य है तो vx तो वही u cos थीटा के बराबर होगा। अब अगर आपको vy बताना है, वेग का y दिशा में घटक बताना है, तो जब कण O पर पहुंचा तो ये कुल विस्थापन है, ये कुल विस्थापन है, तो विस्थापन का y दिशा में घटक किसके बराबर हो जाएगा, इस बिल्डिंग की ऊंचाई के बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं y दिशा की बात करूंगा तो y दिशा में विस्थापन कितना हुआ, h किधर की तरफ, ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ। मेरे को अंतिम बिंदु पर y दिशा में वेग बताना है तो मैं कौन सी लगाऊंगा, vy स्क्वायर इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay मल्टीप्लाई बाय y। uy तो कितना है 0, तो vy स्क्वायर इक्वल टू ये तो 0 हो गया प्लस 2ay, ay किधर है नीचे, प्लस विस्थापन भी नीचे प्लस, मैं नीचे वाले डायरेक्शन को प्लस ले रहा हूं तो vy स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 2gh। तो भैया परिणामी वेग क्या होगा, परिणामी वेग क्या होगा, vx वेक्टर और vy वेक्टर के घटकों का योग, तो v बराबर क्या हो जाएगा √vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो vx स्क्वायर, vx कहां गया, कहां गया vx, vx कहां चला गया, vx क्या हो गया u cos थीटा। और आप सब जानते हो वेग का x दिशा में जो घटक है वो तो यहाँ किसके बराबर है, u के बराबर ही है, क्योंकि थीटा कितना है 0। तो vx तो कितना हो गया u स्क्वायर, vx तो कितना हो गया u, तो ux स्क्वायर, और vy स्क्वायर कितना आ गया 2gh। तो अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाएं तो थोड़ी देर पहले जब मैंने कण को क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए फेंका था तो भी आप वहां पर देखिएगा जमीन पर टकराने से ठीक पहले वेग इसका कितना आया था u स्क्वायर प्लस 2gs। तो वहां पर ही अपन ने बोला था कि कण का जमीन पर टकराने से ठीक पहले वेग कण के प्रक्षेपण कोण पर निर्भर नहीं करेगा। प्रक्षेपण कोण कुछ भी हो, जमीन पर टकराने से ठीक पहले वेग जो होगा वो केवल किस पर डिपेंड करेगा, प्रारंभिक वेग पर और मीनार की ऊंचाई पर डिपेंड करेगा। ठीक बात है कि नहीं है। अब अगर आपको फिर यहाँ पर क्या बताना है, मान लीजिए आपसे बोला गया t समय पर वेग बताओ, तो आपने कहा t समय पर वेग बताने के लिए क्या निकालेंगे vx और क्या निकालेंगे vy। vx तो हमेशा किसके बराबर, ux के बराबर, और यहाँ तो ux कितना है u, क्योंकि सारा प्रारंभिक वेग क्षैतिज दिशा में ही था। और vy किसके बराबर होगा uy प्लस ayt। uy तो 0 था, ay g था और ये t, तो vy इक्वल टू कितना हो गया gt। तो प्रारंभ t समय पश्चात जो वेग आएगा वो इन दोनों वेगों का सदिश योग होगा। तो v बराबर कितना हो जाएगा √vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। vx आपके पता है, vy आपको पता है, v आ जाएगा और माना कि ये कोण अल्फा है तो tan अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा vy अपॉन vx हो जाएगा। अब अगर आपसे बोला जाता कि भैया t समय पश्चात विस्थापन बताओ, तो मान लीजिए t समय पर कण यहां पर आ गया तो ये विस्थापन हो गया
अब विस्थापन का x दिशा में घटक Sx जिसको अपन x से बताएंगे, विस्थापन का y दिशा में घटक Sy जिसको अपन y से बताएंगे। तो अगर आपको x दिशा में विस्थापन चाहिए t समय पश्चात तो x बराबर ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर, ax तो कितना है 0, तो x बराबर ux इंटू t, ux किसके बराबर है u के, क्योंकि आपने सारा वेग क्षैतिज दिशा में दे रखा है तो प्रारंभिक वेग पूरा का पूरा क्षैतिज दिशा में, तो प्रारंभिक वेग का क्षैतिज दिशा में घटक उसी के बराबर आ जाएगा। y दिशा में विस्थापन uy प्लस हाफ ay t स्क्वायर, uy कितना है इस पर्टिकुलर केस में 0, ay की वैल्यू कितनी है g t स्क्वायर, तो y इक्वल टू कितना हो गया हाफ g t स्क्वायर। तो भैया लोगों परिणामी विस्थापन कितना होगा xi प्लस yj, तो परिणामी विस्थापन का परिमाण x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अंडर रूट, x आपके पास पता है y आपके पास पता है, तो विस्थापन का परिमाण अर्थात यहां से यहां तक की दूरी आप बता सकते हैं और दिशा बतानी है तो माना कि विस्थापन x दिशा से कितना कोण बना रहा है बीटा, तो tan बीटा इक्वल टू कितना हो गया y अपॉन x लंब बटा r। ठीक है, अब अपन फिर वापस क्या करते हैं, मीनार से फेंकेंगे, छत से फेंकेंगे, किसी ऊंचाई से फेंकेंगे, लेकिन ऊपर की तरफ नहीं फेंकेंगे, क्षैतिज दिशा में नहीं फेंकेंगे। अब किधर की तरफ फेंकेंगे, नीचे की तरफ। तो जब कण को किसी ऊंचाई से नीचे की ओर फेंका जाए, चीज सब में एक जैसी है, चीज सब में एक जैसी है, सब में वही घटक लेने, या यूं बोलूं सब में कण नियत त्वरण से तीव्र में गति करेगा। इस गति को समझने के लिए क्या करेंगे, इस गति को तोड़ देंगे दो एक विमेय गतियों में, एक तो क्षैतिज दिशा में एक ऊर्ध्वाधर दिशा में। वही क्षैतिज दिशा में त्वरण शून्य होगा, तो क्षैतिज वाली गति नियत वेग से गति होगी और ऊर्ध्वाधर वाली जो गति होगी वो क्या होगी, नियत त्वरण से गति होगी। चीज सब में वो की वही है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा घटक आपको आना चाहिए, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो भैया लोगों अब की बार आपने क्या किया, कण को h ऊंचाई की मीनार से u वेग से, h ऊंचाई की मीनार से u वेग से नीचे फेंका, क्षैतिज से कितना कोण बनाते हुए, थीटा कोण बनाते हुए। तो गजब की बात ये कि जब आप इसको सीधा फेंकेंगे ये सीधा नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि जैसे ही आपके हाथ से निकलेगा, जैसे ही आपके हाथ से निकलेगा जैसे ही आपके हाथ से निकलेगा इस वेग की वजह से वो सीधा जाना चाहेगा, लेकिन आपके हाथ से छूटते ही इस पर गुरुत्वीय बल लगेगा और वो नीचे ले जाना चाहेगा, तो इस वेग से वो यूं सीधा जाना चाहेगा, बल की वजह से वो सीधा नीचे जाना चाहेगा, तो बेचारा वो घूम के ऐसे आएगा। बोले तो अभी भी ये क्या करेगा, वक्राकार पथ पर ही गति करेगा और कुछ इस तरह से जमीन पर पहुंचेगा। तो ये प्रारंभिक बिंदु वो है, ये जमीन पर टकराने वाला बिंदु ए है। गति के दौरान गुरुत्वीय बल सदैव नीचे लगेगा, तो त्वरण सदैव ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ होगा, और जब सदैव त्वरण ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ होगा तो क्षैतिज दिशा में घटक कितना होगा, शून्य, और ऊर्ध्वाधर दिशा में घटक g का g होगा, लेकिन किधर की तरफ होगा, नीचे की तरफ। अगेन प्रारंभिक वेग के भी घटक लें, तो प्रारंभिक वेग का क्षैतिज दिशा में घटक कितना आया u cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर दिशा में घटक कितना आया u sin थीटा। लेकिन अब की बात ऊर्ध्वाधर दिशा वाला घटक किधर की तरफ है, ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ। तो भैया लोगों अब की बार मैंने कुछ ऐसे फेंका कि वेग का ऊर्ध्वाधर दिशा वाला घटक भी नीचे ले जाना चाहता है, गुरुत्वीय बल भी नीचे ले जाना चाहता है। तो आप देखेंगे जैसे आप कण को फेंकेंगे कण ऊपर नहीं जा रहा, सीधा सट नीचे की तरफ जा रहा है, हाँ सीधा सीधा नहीं जा रहा, वक्राकार पथ पे गति करता हुआ नीचे पहुंच रहा है। अब अगेन अपन इसका उड़्यन काल निकालने की कोशिश करें।
तो उड़ीयन काल का मतलब O से लेकर A तक पहुंचने में लगा समय, तो आपको O से लेकर A तक पहुंचने में लगा समय बताना है। तो मेरे को बताओ जब ये O से A पर पहुंच जाएगा तो मेरे को क्या पता लग गया, कण का y दिशा में विस्थापन पता लग गया। तो y दिशा में विस्थापन क्या हो गया, मीनार की ऊंचाई h, नीचे की तरफ प्रारंभिक वेग भी नीचे, त्वरण भी नीचे, तो मैं टेंशन क्यों लूं, नीचे वाले डायरेक्शन को क्या ले लूं, प्लस ले लूं। तो y बराबर h हो गया। समय मेरे को बताना है, विस्थापन मेरे को पता है, कौन से समीकरण लगाऊं, सेकंड कौन से दिशा वाली लगाऊं, y दिशा वाली। तो y इक्वल टू u बाई टी प्लस हाफ a बाय टी स्क्वायर, विस्थापन कितना है h, u साइन थीटा t डैश प्लस हाफ g t डैश स्क्वायर। गौर फरमाइएगा सब नीचे की तरफ है, इसलिए मैंने सबको क्या ले लिया, प्लस ले लिया। लघुत्तम ले लेंगे तो यहाँ 2 sin थीटा 2u sin थीटा आ जाएगा और 2 को केजी गुणा करके अंदर फेंक देंगे। तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं g t डैश स्क्वायर प्लस 2u sin थीटा t डैश माइनस 2h बराबर 0। 2h आएगा, 2h को अंदर ले लिया तो माइनस 2h। t डैश की वैल्यू बतानी है, तो ये t डैश की कौन सी समीकरण बनी, द्विघात समीकरण बनी। तो t डैश की द्विघात समीकरण बनी तो t डैश का मान निकालने के लिए श्रीधराचार्य साहब याद आएंगे, माइनस b 2u sin थीटा प्लस माइनस b स्क्वायर 2u sin थीटा का स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू g और c की वैल्यू कितनी है, माइनस 2h अपॉन 2g। ठीक है कि नहीं बात। 2u sin थीटा का होल स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, 4u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस, ठीक है कि नहीं बात। 4 इंटू 2 8 होगा, जानबूझ के मैंने 8 नहीं लिखा, ये 4 और ये 4 कॉमन आ गया ना कॉमन, कॉमन आके स्क्वायर रूट के बाहर लेंगे तो क्या बचेगा 2, 2 और 2 कॉमन आके इस 2 से कैंसिल। तो कुल मिलाकर उड़ीयन काल कितना आया, टी डैश इक्वल टू कितना आया, माइनस u sin थीटा प्लस माइनस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 8g, अरे मर्डर कर दिया, 2gh अपॉन g। तो 2gh ही आएगा। अगर मैं नेगेटिव साइन लेता हूं तो t डैश इक्वल टू आया u sin थीटा, सॉरी t डैश इक्वल टू आएगा माइनस u sin थीटा माइनस, यहां माइनस का चिन्ह लिया है, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2gh अपॉन g। तो भैया लोगों u sin थीटा माइनस में, ये भी माइनस में, दोनों जुड़ेंगे तो वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी। तो उड़ीयन काल ऋणात्मक संभव नहीं है, तो ये तो खत्म। तो कौन सा चिन्ह लेंगे, यहाँ का प्लस चिन्ह लेंगे। तो t डैश बराबर u sin माइनस u sin थीटा प्लस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2gh अपॉन g। तो ये इस गति का क्या हो जाएगा, उड़ीयन काल हो जाएगा। अब अगर मैं इस गति की क्षैतिज परास निकालने की कोशिश करूं, क्षैतिज परास का मतलब समझ गए होंगे, क्षैतिज दिशा में तय की गई अधिकतम दूरी। तो क्षैतिज दिशा में अधिकतम दूरी कब तय करेगा, जब कण चलते चलते जमीन पर पहुंच जाएगा, तो ये क्षैतिज दिशा में तय की गई क्या हो जाएगी, अधिकतम दूरी। तो अगर मेरे को t समय पश्चात, मान लीजिए t समय में कण यहां पर आया, t समय पश्चात क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी बतानी है, तो x बराबर uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, ax तो कितना होता है भैया 0, तो x बराबर uxt हो गया। अब इस x की वैल्यू x मैक्स कब होगी, जब समय बढ़ते 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 उड़ीयन काल के बराबर होगा, अर्थात t डैश होगा, या यूं बोलो जब कण प्रक्षेपण बिंदु से जमीन पर पहुंच जाएगा तब कण का विस्थापन का x दिशा में घटक क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अरे क्या कहना चाह रहा हूं देखिएगा, कण यूं पहुंचा, तो जब कण यहां पर पहुंचा तो ये विस्थापन है, विस्थापन का x दिशा में घटक ही हुआ। जब कण यहां पर पहुंचा
तो ये विस्थापन है, ये विस्थापन का x दिशा में घटक हुआ, और जब यहां पर पहुंचा तो ये विस्थापन है, तो ये विस्थापन का x दिशा में घटक हुआ। तो विस्थापन का x दिशा में घटक का मतलब x दिशा में तय किया गया विस्थापन या तय की गई दूरी। तो ये x दिशा में तय की गई दूरी कब आएगी? जब कण O से चलते चलते कहां पर पहुंच जाएगा? A पर पहुंच जाएगा। और इस स्थिति में इस विस्थापन का x दिशा में जो घटक आएगा वो मैक्सिमम होगा। बोले तो x दिशा में तय की गई दूरी मैक्सिमम होगी। तो O से A तक पहुंचने में लगा समय कितना होगा? उड़ीयन काल। तो जब t बराबर t डैश हो जाएगा तो x बराबर x मैक्स हो जाएगा। तो r बराबर कितना हो जाएगा? ux into t डैश। ux की वैल्यू कितनी है? u cos थीटा। t डैश आपने यहां से निकाल ही लिया है। इसी तरह से अगर आप टकराते समय वेग निकालना चाहेंगे तो इसका घटक ले लेंगे, ये vx हो गया और ये vy हो गया। vx तो हमेशा किसके बराबर होगा? ux के बराबर। बोले तो क्या होगा? u cos थीटा। और v का y दिशा में जो घटक आएगा वो क्या आएगा? कि जब ये यहां पर पहुंचा तो y के हिसाब से वो यहां पर पहुंचा, या यूं बोलूं जब O से यह A पर पहुंचा तो ये इसका विस्थापन हुआ। विस्थापन का y दिशा में घटक लूंगा तो sy, जिसको मैं y से बताऊंगा, वो कितना आएगा? h किधर की तरफ? नीचे की तरफ। तो y दिशा वाला वेग बताना है, विस्थापन वेग को पता है। कौन सी समीकरण लगाऊंगा? तीसरी, vy स्क्वायर इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay मल्टीप्लाई बाय y। तो vy इक्वल टू क्या होगा? u sin थीटा का होल स्क्वायर और 2ay g और y कितना हो गया? h। गौर फरमाइएगा सब नीचे की तरफ है, इसलिए मैंने सबको प्लस ले लिया। तो ये vy स्क्वायर हो गया। तो परिणामी वेग कितना होगा? परिणामी वेग क्या होगा? टकराने से ठीक पहले वेग क्या होगा? इन दोनों का सदिश योग होगा। तो v इक्वल टू कितना हो गया? अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो v इक्वल टू vx स्क्वायर, vx कहां गया? vx ये रहा, vx कितना है? ux के बराबर। बोले तो u cos थीटा, तो ये हो गया u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। vy स्क्वायर क्या है? u sin थीटा का होल स्क्वायर। बोले तो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया? u स्क्वायर। ब्रैकेट में क्या बचेगा? u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, जिसका मान कितना होता है? 1। तो अगेन v इक्वल टू क्या हो गया? u स्क्वायर प्लस 2gh। तो भैया लोगों, थोड़ी देर पहले जब आपने जमीन पर टकराने से ठीक पहले वेग निकाला था तो ये आया था। इसका मतलब मैं h ऊंचाई से किसी कण को u वेग से फेंकूं, यूं फेंकूं, यूं फेंकूं, यूं फेंकूं, जमीन पर टकराते टाइम पर वेग क्या होगा? समान होगा। अब अगर आपको क्या बताना है कि t समय पश्चात वेग कितना होगा, तो वही vx निकाल, वेग आपको बताना है तो आप वही vx निकाल लो, vy निकाल लो। vy कहां से निकालेंगे? uy प्लस ayt से। vx तो हमेशा ux के बराबर होगा, दोनों को जोड़ देंगे, v आ जाएगा, परिणामी वेग आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपको t समय पश्चात विस्थापन निकालना है तो आप क्या करें? विस्थापन का क्या करें? x दिशा में घटक निकालें। x दिशा में विस्थापन का घटक निकालें तो x बराबर क्या होगा? uxt। और y दिशा में विस्थापन निकालें, y दिशा वाला विस्थापन क्या होगा? uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। uy ay का मान भर दो, y आ जाएगा, x आ जाएगा, तो विस्थापन क्या हो जाएगा? xik प्लस yjk। तो ये सारी चीजें अपन पहले भी निकाल चुके हैं। तो इस तरह से आपकी प्रक्षेप्य गति समाप्त होती है, नियत त्वरण से द्विविमीय गति समाप्त होती है। अब अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नियत त्वरण, असमान त्वरण से द्विविमीय गति, जो कि आपके क्या होगी? वृत्ताकार पथ पर गति होगी। तो वो वृत्ताकार पथ पर जो गति होगी मैं उसको इस चैप्टर में नहीं पढ़ाऊंगा, मैं उसको गति के नियम वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। तो आप एक तरह से यूं मान लीजिए आपकी जो नियत तल, एक तल पर जो द्विविमीय गति थी वो ऑलमोस्ट फिनिश कर रहे हैं, क्योंकि असमान त्वरण से जो द्विविमीय गति होगी, जो कि एक वृत्ताकार पथ पर गति आपके एग्जाम पर आता है, उसको मैं गति के नियम वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, क्योंकि वहां वो ज्यादा काम आती है। तो आज तो आपका जो द्विविमीय गति वाला चैप्टर है
एक तल पर वक्राकार पथ पर जो गति वाला चैप्टर है वो खत्म होता है। इसका कुछ टॉपिक में अगले चैप्टर के अंदर पढ़ाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।